Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to ISP Online Learning Management System. Today's lecture number 6 for the course of Reinforced Concrete Design 1. So this course is generally for BSc Civil Engineering 5th semester students, fall 2018. I myself, Engineer Dr. Muhammad Aslam, Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Institute of Southern Punjab, Multan. Today's lecture number 6 and week number 6. सो दीज आर योर रेफरेंस टेक्स्ट बुक्स। इन बुक्स के अलावा अगर आपके पास डिज़ाइन ऑफ रीइंफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर से रेलेवेंट या एडवांस कंक्रीट टेक्नोलॉजी से रेलेवेंट कोई और बुक अवेलेबल है तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। जनरली जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंक्रीट बाय एम नेवल या कंक्रीट टेक्नोलॉजी बाय एम नेवल एंड जे ब्रूक्स, हम इन दो बुक्स को फॉलो कर रहे होते हैं। और डिज़ाइन के लिए आप नदीम हसन की स्ट्रक्चर कंक्रीट थ्योरी एंड डिज़ाइन, रीइंफोर्स कंक्रीट डिज़ाइन बाय कॉन्ग वान एंड जो ये भी यूज़ कर सकते हैं। डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर्स बाय निल्सन डार्विन एंड डुलान, ये भी यूज़ कर सकते हैं। इनके अलावा अगर आपके पास कोई और इंडियन ऑथर वगैरह अवेलेबल है तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर जो बुक्स के अंदर फ़र्क होता है वो डिज़ाइन के जो प्रोसीजर्स होते हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर फॉलो होते हैं, लेकिन यूनिट्स वगैरह का फ़र्क होता है। कोई एसआई सिस्टम को फॉलो करता है, कोई एफपीएस सिस्टम को फॉलो करता है। तो हम पाकिस्तान के अंदर जो जनरल इंडस्ट्री है हमारी, वो एफपीएस सिस्टम, फिट पाउंड सिस्टम को ज़्यादातर प्रीफर किया जाता है। तो इस वजह से हम एफपीएस सिस्टम को इस कोर्स के अंदर जो है वो प्रीफर करेंगे। तो इनके अलावा अगर आपके पास कोई और बुक अवेलेबल है तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। In our today's class, we are going to discuss about the durability and quality control of concrete के durability यानी long life of structure कि कोई भी स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो कंक्रीट की परफॉर्मेंस है या ओवरऑल कंक्रीट की जो लाइफ है उसके ऊपर कौन से डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे होते हैं, तमाम चीज़ों को हमने डिस्कस करना है डिटेल के अंदर। So in contents, first of all, we will discuss what is durability, उसके बाद consequences of improper quality and inadequate durability क्या होते हैं, factors influencing the durability of concrete, कौन से factors affect करते हैं durability को, selection of good quality materials, किस तरह से different materials जब हम choose करते हैं तो quality of structure किस तरह से affect होती है, workmanship for durable concrete क्या होता है, physical factors of environment किस तरह से affect करते हैं quality of concrete को, chemical factors किस तरह से affect करते हैं, और इन केमिकल एंड फिजिकल फैक्टर्स को कंपनसेट करने के लिए हम कंक्रीट के अंदर जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स फॉर द रिइंफोर्समेंट्स प्रोवाइड करते हैं वो किस तरह से हम काउंटर बैलेंस करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आज हमने डिस्कस करनी है। So now we have a durability. A durability can be defined as a durable concrete is one that performs satisfactory in the working environment। जो अपने environment है, जो exposure conditions हैं concrete के लिए, उन different environmental conditions के अंदर concrete satisfactory perform करे, that will be considered as a durable concrete। Durability of concrete is its ability to resist the weathering actions कि जो weathering actions हैं, environmental actions हैं, chemical attacks हैं, abrasion है और any other process of deterioration है जो destroy करता है concrete को, slowly destruction की तरफ ले जाता है। तो तमाम processes को कंक्रीट रेजिस्ट करे, उस प्रॉपर्टीज को या उस प्रॉपर्टी को बेसिकली हम ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट कहते हैं, क्योंकि आपकी ये प्रॉपर्टीज जो हैं वो ओवरऑल लाइफ ऑफ कंक्रीट को डिसाइड करते हैं। So durable concrete envisage limits for maximum water content ratio, minimum cement content, cover thickness, type of cement used, presence of amount of chloride and sulfates in the concrete। ये तमाम चीज़ें हमने एक लिमिट सर्टेन अमाउंट के अंदर प्रोवाइड करनी है, अदरवाइज ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट जो है वो अफेक्ट होगी और ओवरऑल लाइफ जो स्ट्रक्चर की है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। So now we have a consequences of improper quality and inadequate durability। अगर इनएडिक्वेट ड्यूरेबिलिटी है, ड्यूरेबिलिटी इनफ नहीं है किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर, तो हमारे पास स्ट्रेंथ जो है ओवरऑल रिड्यूस हो जाएगी। कंक्रीट जो है वो अफेक्ट हो जाती है बाय डेट्रेंट्स, जो केमिकल मटेरियल्स हैं, सराउंडिंग्स हैं, एनवायरनमेंट है, रिवर्स जो हैं, स्टील इन्फोर्समेंट जो है वो करोड हो जाती है। अनप्लीजेंट अपीयरेंस है, आप घर के अंदर एंटर हुए, कहीं से आपको प्लास्टर जो है वो उतरा हुआ नज़र आता है, कहीं से कलर उतरता हुआ नज़र आता है, तो बंदे का दिल बड़ा एक दुख जाता है कि यार ये चीज़ें मतलब अजीब सी लग रही हैं। ओवरऑल सर्विस लाइफ, सर्विसबिलिटी अफेक्ट हो जाती है। उसके बाद जो है पर्सनस एंड प्रॉपर्टी को डेंजर भी होता है। फॉर एग्जांपल आप घर के अंदर सो रहे हैं, ऊपर से छत से कोई प्लास्टर का पीस उतर गिर रहा है नीचे, वो लग भी सकता है, किसी चीज़ को तोड़ भी सकता है। उसके बाद एक्सपेंसिव रिपेयर कॉस्ट, महंगी पड़ जाती हैं चीज़ें। पुअर परसेप्शन ऑफ एजेंसीज इन्वॉल्व, जो काम करने वाले बंदे थे, जो टीमें थी, उनकी एक बंदे के दिमाग में आता है कि इन्होंने चीज़ें जो हैं वो डुप्लीकेसी यूज़ की है।
परसेप्शन ऑफ मटेरियल एज अ पुअर मटेरियल एज अ कंक्रीट, के कंक्रीट जो है वो एक पुअर मटेरियल है, वो अच्छा नहीं है। ये परसेप्शंस हैं आपकी, कि दिमाग में बंदे को आता है कि यार ये कंक्रीट जो है क्या है, किस तरह का मटेरियल है। उसके बाद हमारे पास वेक्टोरियल ग्रोथ्स हैं, गैसेस हैं, लिक्विड्स हैं, अल्कलीज एग्रीगेट रिएक्शंस हैं, इंग्रेशन ऑफ मॉइस्चर है, एयर फैसिलिटेटिंग है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ओवरऑल आपके स्ट्रक्चर के अंदर एक रिडक्शन अपीयर कराती हैं या डिस्ट्रक्शन अपीयर कराती हैं, जो कि लॉन्ग टर्म में स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाती हैं। यहाँ पे जैसा इन पिक्चर्स के अंदर आप देख सकते हैं कि छत के ऊपर से आपको प्लास्टर गिरते हुए नजर आ रहे हैं, गंदी अपीयरेंस नजर आ रही है, कोई इलेक्ट्रिसिटी वायर्स ओपन नजर आ रही हैं। बंदा जैसे ही घर में एंटर हुआ, चीज़ें आपको एक लुक जो है, अपीयरेंस जो है, वो बंदे का मूड टोटली चेंज हो जाता है इस बात से। इसके अंदर भी आपको वही चीज़ें नज़र आ रही हैं, पूरा कॉलम जो है उसकी प्लास्टर जो है वो उतर चुकी है, अंदर से अब कंक्रीट कवर जो है वो भी स्पेल ऑफ हो चुका है, रीइंफोर्समेंट क्लियरली नज़र आ रही है। बंदे का जो है ओवरऑल एक परसेप्शन जो है वो चेंज हो जाती है माइंड के स्ट्रक्चर के अंदर, जो मटेरियल्स हैं वो किस तरह से लगाए हुए हैं, जो काम करने वाले बंदे थे उन्होंने किस तरह से ये काम कराया है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ओवरऑल आपकी जो एक सर्विस लाइफ है वो भी अफेक्ट होती है, और स्ट्रक्चर का एक परसेप्शन भी जो है रिड्यूस हो जाता है बंदे के माइंड में। Exactly, this picture also shows the inadequate durability of the structures, जो कि स्ट्रक्चर की demolition है, एक लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस है स्ट्रक्चर्स की, वो अफेक्ट हुई है। So now we have factors. What are the factors that affects the durability of concrete के overall structure की जो performance है, durable life है, वो कौन कौन से factors affect करते हैं? उसमें number one important thing is an environment, second is the type and quality of materials, constituents of materials, उसके बाद cement content है, water cement ratio है, workmanship especially in the compaction, curing, it is very important parameter. compaction आपने किस तरह से की है, curing आपने properly apply की है या नहीं की। उसके बाद कवर टू द एम्बेडेड स्टील, जो स्टील हमने यूज़ किया है उसके सराउंडिंग में कंक्रीट कवर प्रोवाइड किया है या नहीं, शेप एंड साइज ऑफ द मेंबर। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं जो कि ओवरऑल ड्यूरेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं। So furthermore in factors, durability mainly depends on two factors. Number one is the concrete system and second is the service environment. कंक्रीट सिस्टम के अंदर कौन से फैक्टर्स हैं, एंड सेकेंडली वी हैव सर्विस एनवायरनमेंट के अंदर कौन से फैक्टर्स हैं। कंक्रीट बनाने के लिए आप जो मटेरियल्स यूज करते हो, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स टू बी यूज्ड, एंड सेकंड इज द प्रोसेसेस इन्वॉल्वड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द कंक्रीट, कि वो प्रोसेसेस जिससे आप कंक्रीट बनाते हैं, वो प्रोसेसेस जिससे आप मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं कंक्रीट को, वो तमाम प्रोसेसेस आपकी ओवरऑल स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को, स्ट्रक्चर की ड्यूरेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। And second important parameters are service environment conditions, के what are the how the environmental conditions basically in terms of physical actions and in terms of chemical actions affect करते हैं overall durability of the structure को। So what are the factors affecting durability of concrete? First we have durability, then we have a concrete system and aggressive environment. concrete system के अंदर हमारे पास materials हैं और processes हैं। मटेरियल जो आप यूज़ करते हैं, बाइंडर टाइप है, बाइंडर कंटेंट है, एग्रीगेट्स हैं, एडमिक्सचर्स हैं, मिक्स डिज़ाइन जो आप फॉलो करते हैं, प्रोसेसेस के अंदर मिक्सिंग प्रोसीजर्स हैं, ट्रांसपोर्टिंग मेथड्स हैं, कॉम्पैक्शन है, क्यूरिंग है, टेम्परेचर है, प्लेसमेंट ऑफ कंक्रीट है, वर्कमैनशिप ऑफ कंक्रीट है। उसके बाद एग्रेसिव एनवायरनमेंट के अंदर फिजिकल एक्शंस में वी हैव एब्रेजन, इरेजन, इरोजन, उसके बाद केविटेशन, फ्रीजिंग एंड थाइंग। देन केमिकल्स के अंदर हमारे पास डिसोल्यूशन आ जाता है, लीचिंग है, एक्सपेंशन है, ऑल्ट्रेशन है। तो ये सारे जो मैकेनिज्म्स हैं, ये बेसिकली आपकी ओवरऑल ड्यूरेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर को अफेक्ट कर रहे होते हैं। So now we have different materials and we will discuss about the materials or their effect on the durability and quality of the concrete. So and what materials basically, how they are affecting the quality of concrete, we will discuss about that. So in selection of good quality materials, first of all we will discuss about the cement, कि cement जो आप परचेज करते हो वो मैन्युफैक्चर्ड जो कंपनीज होती हैं वो वेल रेप्यूटेड कंपनीज होनी चाहिए, ताकि हमें जो प्रोडक्ट अचीव हो रहा है उसकी जो रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशंस हैं वो स्टैंडर्ड से मैच करती हों। सेकंड वी हैव रिवर, अगर हम रिवर की जो सैंड वगैरह चूज़ कर रहे हैं एज अ फाइन एग्रीगेट, तो उसके अंदर जो क्रश्ड मटीरियल्स हैं, एग्रीगेट्स हैं, या एग्रीगेट्स के अंदर जो आपके सिल्ट एंड किले की जो कंटेंट्स हैं वो आपकी 5% से कम होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास जो कोर्स एग्रीगेट हैं वो स्मूथ साइज़ के नहीं होने चाहिए, उसके बाद इरेगुलर शेप के भी हो सकते हैं, हार्मलेस मटेरियल से फ्री हों, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से फ्री होने चाहिए। वाटर है जिसकी pH वैल्यू 6 to 8 के दरमियान होनी चाहिए। एडमिक्सचर्स आपके रेप्यूटेड मैन्युफैक्चरर से होने चाहिए। उसके बाद एडमिक्सचर
का कंपैटिबिलिटी जो है सीमेंट के साथ वो प्रॉपर्ली होनी चाहिए। यानी आप अगर प्लास्टिसाइजर यूज कर रहे हो, रिटार्डर यूज कर रहे हो, एक्सीलरेटर यूज कर रहे हो, तो उसकी स्पेसिफिकेशंस जो है वो मैच करनी चाहिए आपके सीमेंट कंपोजिट्स के साथ। उसके बाद हम अनसाउंड मटेरियल्स को डिस्कस करेंगे कि अनसाउंड मटेरियल यानी वो मटेरियल जो आपके जब हम पानी के साथ ऐड करते हैं तो वॉल्यूमेट्रिक चेंज कोई भी अपीयर ना हो मेंबर्स के अंदर। So in unsound material, cement or aggregate is considered unsound when they cause unacceptable volume change. कि जो वॉल्यूमेट्रिक चेंज है मटेरियल के अंदर जो आती है हार्डन कंक्रीट बनने के बाद, अगर आपके मटेरियल जो हैं वो अनसाउंड नहीं होते, साउंड मटेरियल्स हैं, वॉल्यूम चेंज करते हैं, तो स्ट्रक्चर के अंदर ओवरऑल क्रैक्स अपीयर हो जाती हैं। सो एग्रीगेट कंटेनिंग सर्टेन मटेरियल्स सच एज शेल, क्ले लैम्प्स, कोल्स, आयरन पायराइड्स etc शो अनसाउंडनेस later when concrete undergoes wetting and drying or freezing and thawing। जब आपके डिफरेंट केमिकल और रिएक्टिव प्रोसेसेस, वेदरिंग एजेंट्स प्रोसेसेस जब अप्लाई होते हैं तो सीमेंट के साथ जो आपके एग्रीगेट्स हैं वो भी सीमेंट जो आपकी अनसाउंड होने की वजह से अगर वीकर मटेरियल्स हैं तो वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस भी आ सकती हैं। So more moisture absorption in aggregate is often used as a rough index of the unsoundness. Cement parameters that impact soundness are free lime, magnesium oxide और excess gypsum वगैरह अवॉइड होना चाहिए उस मटेरियल्स के अंदर। So these are some water permissible limits from the codes IS 456 2000। अगर ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज हैं पानी के अंदर अप टू 200 मिलीग्राम पर लीटर के हिसाब से तो मैक्सिमम अलोएबल लिमिट यही है, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इनऑर्गेनिक अप टू 3000। उसके बाद सल्फेट्स हैं अप टू 400 मिलीग्राम पर लीटर, क्लोराइड्स अप टू 2000 फॉर कंक्रीट्स नॉट कंटेनिंग एम्बेडेड स्टील एंड 500 मिलीग्राम पर लीटर फॉर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट। जो कि आपका रीइंफोर्स्ड कंक्रीटिंग वर्क है उसके अंदर आपकी लिमिटेशंस जो है वो 500 मिलीग्राम पर लीटर हैं। उसके बाद सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, अगर सस्पेंडेड पार्टिकल्स अवेलेबल भी हैं पानी में तो वो 2000 मिलीग्राम पर लीटर के हिसाब से इंटेंसिटी जो है वैसे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। So after that we have impact of water cement ratio on durability of concrete। के पानी का जो कंटेंट है जितना आप ऐड करते हो अपने हमारे मिक्सचर के अंदर तो वो ओवरऑल ड्यूरेबिलिटी को किस तरह से अफेक्ट करता है। So permeability is the contributing factor for volume change and higher water cement ratio is the fundamental cause of higher permeability। अगर पानी permeability जो है कंक्रीट के अंदर से पानी का सीपेज जो है वो बेसिकली डिपेंडेंट है वाटर सीमेंट रेशियो के ऊपर। अगर आप पानी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो कैपिलरी वाटर जो कैपिलरीज के अंदर प्रेजेंट होता है यही वाटर आपका बाद में इवापोरेट होकर कंक्रीट के अंदर डिफरेंट पोर्स जनरेट करता है। So use of higher water cement ratio, higher will be permeability, volume change के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं, क्रैक्स के अपीयर होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं, डिसइंटीग्रेशन इन कंक्रीट भी होती है, फेल्यूर ऑफ कंक्रीट इन अ साइक्लिक प्रोसेस इन कंक्रीट कि जब साइक्लिक प्रोसेस अपीयर होता है, रिपीटेशन ऑफ लोड्स अपीयर होती हैं तो फेल्यूर के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। So furthermore, we have a durable concrete use the lowest possible water cement ratio is the fundamental requirement to produce dense and impermeable concrete। कि अगर आप एक denser और impermeable concrete बनाना चाहते हैं तो required permissible water cement ratio जो है वो आपने कम से कम provide करना है। Even water cement ratio को control करने के लिए हमारे पास somehow जो है वो modern super plasticizers भी available हैं based on base are so efficient that it is possible to make flowing concrete with the water cement ratio as low as possible up to 0.31 or even as low as up to 0.29 with increased slump more than 250 millimeters। क्या आप अगर वाटर सीमेंट रेशियो 0.29 या 0.31 तक रख के भी डिफरेंट सुपर प्लास्टिसाइजर्स वगैरह यूज करके भी वर्केबिलिटी आप अचीव कर सकते हैं अप टू 250 मिलीमीटर्स। So now here we have a graph. Number one is the relationship between permeability and capillaries पोरोसिटी। कैपिलरीज पोरोसिटी जो है वो किस तरह से बढ़ती है, जितना आप वाटर कंटेंट ओवरऑल कैपिलरीज जितनी बढ़ जाती हैं उस हिसाब से आपका जो है वो परमिएबिलिटी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसी तरह से वाटर सीमेंट रेशियो जितना आप इंक्रीज करते हैं परमिएबिलिटी के चांसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं। सो दैट वाज द मटेरियल्स जो कि ड्यूरेबल कंक्रीट बनाने के लिए हमारे पास स्पेसिफिक गाइडलाइंस क्या है मटेरियल्स के हवाले से। अब हम डिस्कस करते हैं कंक्रीट के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस किस तरह से अफेक्ट करते हैं ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट को। उसके बाद हमारे पास है वर्कमैनशिप फॉर ड्यूरेबल कंक्रीट कि जब आप कंक्रीट बनाते हैं तो डिफरेंट प्रोसीजर्स हम फॉलो करते हैं। वो हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस के अंदर डिस्कस किया था कि बैचिंग के अंदर हम डिफरेंट प्रोपोर्शंस या मटेरियल्स की जो मिक्स प्रोपोर्शनिंग है वो किस तरह से करते हैं, क्या डिज़ाइन प्रोसीजर्स हम फॉलो करते हैं, रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स हमें क्या कहते हैं, उसकी लिमिटेशंस क्या होती हैं। उसके बाद मिक्सिंग के डिफरेंट मेथड्स बाय वेट मिक्सिंग एंड बाय वॉल्यूम मिक्सिंग हमने डिस्कस किए। उसमें जो एक्यूरेट मेथड था
वो भी हमने डिस्कस किया, क्या एडवांटेजेस हैं और एज कम्पेयर टू पाकिस्तान हम किस तरह से स्टैंडर्ड्स वगैरह को प्रॉपरली फॉलो भी करते हैं और समहाउ हम ओवरलैप भी कर जाते हैं चीज़ों को, तो वो हमने डिस्कस किया। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन की हमने तकरीबन राउंड 10, 12, 15 मेथड्स हमने डिस्कस किए कि आप कौन से इंडस्ट्री के अंदर मेथड्स फॉर ट्रांसपोर्टिंग कंक्रीट यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने प्लेसिंग पढ़ी, प्लेसिंग के बाद कॉम्पैक्शन के डिफरेंट मेथड्स पढ़े और फिनिशिंग भी स्टडी किया था। उसके बाद प्रोटेक्शन है कि कंक्रीट को फिनिश करने के बाद डायरेक्ट सनलाइट अगर अप्लाई हो रही है, आपके पास एक वाइड लेंथ है या वाइड आपके पास स्पेसिंग अवेलेबल है, तो वहाँ पे हम फ़ौरन जो है वो एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं ताकि डायरेक्ट सनलाइट कंक्रीट के ऊपर इफेक्ट ना करे। उसके बाद थोड़ा सा कंक्रीट हार्ड हो जाता है, 6-10 आवर्स के बाद हम क्यूरिंग वगैरह भी स्टार्ट कर लेते हैं। क्यूरिंग का प्रोसेस जो है वो हीट ऑफ हाइड्रेशन के लिए नेसेसरी है ताकि जो प्रोवाइडेड वाटर है हीट ऑफ हाइड्रेशन के मैकेनिज्म के दौरान जो स्ट्रेंथ डेवलपमेंट प्रोसीजर है उसके अंदर हीट ऑफ हाइड्रेशन आपका एक स्ट्रॉन्ग या कंक्रीट को हार्डर प्रॉपर्टीज गेन करने में हेल्प करता है। So compaction of concrete ensures suitable workability employing appropriate placing and compaction equipment. Adequate compaction without segregation. 1% void reduces the strength of concrete by 5%. कि compaction basically is to remove the air voids and water voids from the concrete। ये हम compaction करते हैं कोई भी मटेरियल की, एक properly dense compacted mass concrete डेवलप होती है जिसके अंदर कम से कम voids होती हैं। अगर आपके पास voids बहुत ज़्यादा हैं या over compaction आप कर जाते हैं तो उसके अंदर भी concrete की properties overall affect होती हैं। over compaction से भी avoid करना है। compaction के different methods, procedures, क्या थंब रूल्स हम फॉलो करते हैं इंडस्ट्री के अंदर वो हम ऑलरेडी डिस्कस करा है प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। और कोड क्या कहते हैं कि अगर 1% वॉइड्स रह जाते हैं कंक्रीट के अंदर तो आपकी ओवरऑल जो स्ट्रेंथ है वो अराउंड 5% रिड्यूस हो जाती है और 1 to 8% दरमियान जो है आपके वॉइड्स जो है प्रेजेंट होते हैं कंक्रीट के अंदर। अगर आप 1 to 5% एयर वॉइड्स प्रेजेंट है कंक्रीट के अंदर तो आपकी स्ट्रेंथ जो है वो 50% तक भी अफेक्ट हो सकती है। के बाद हमारे पास है क्रिटिकलिटी ऑफ क्यूरिंग कि क्यूरिंग क्रिटिकल कंडीशन क्यों मानी जाती है। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इफ द वाटर सीमेंट रेशियो इज लो एंड सीमेंट कंटेंट इज हाई। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर सीमेंट कंटेंट बहुत ज़्यादा है, पानी का रेशियो बहुत कम है तो एक फास्ट हीट ऑफ हाइड्रेशन डेवलप होती है या हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा डेवलप होती है कंक्रीट के अंदर। और कंक्रीट के अंदर अगर हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा है तो अंदर का जो प्रेजेंट पानी है वो इवोपरेट होने की कोशिश करता है। सो इफ द सीमेंट हैज़ अ हाई रेट ऑफ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट, ambient temperature during the placing is high and day is windy if the concrete contains GGBFS or pulverized fly ash। तो आपके ये तमाम कंडीशंस हैं कि अगर आप कोई एशेज यूज़ कर रहे हो तो भी आपने क्रिटिकल कंडीशन है आपके लिए, आपने क्यूरिंग को प्रॉपर प्रोवाइड करना है। अगर आपका एम्बियंट टेम्परेचर यानी सराउंडिंग एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, हवाएं चल रही हैं बहुत ज़्यादा तेज़, तो सरफेस जो है वो फ़ौरन ड्राई हो जाता है। उस वजह से आपने फ़ौरन क्विकली जो है वो क्यूरिंग की कंडीशन को अप्लाई करना है। अगर आपने अर्ली स्ट्रेंथ या हाई स्ट्रेंथ रेट ऑफ गेनिंग सीमेंट आपने यूज़ किया है तो उस केस के अंदर भी आपने प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है और क्रिटिकलिटी ऑफ क्यूरिंग कंडीशन कंसीडर करनी है और प्रॉपर क्यूरिंग जो है वो प्रोवाइड करनी है। So in criticality of conditions या criticality of curing conditions, we have recommended suggestions from codes and standards about the moist curing। IS standards क्या suggest करते हैं कि normal weathering conditions के अंदर अगर आपने OPC simple products यूज़ की है तो आप 7 days तक curing provide करते हैं। अगर आपके blended cement contents हैं तो आपने 10 days तक curing provide करनी है। harsh weathering conditions हैं either in that form of dry and cold, आपने जो है हॉट एंड ड्राई वेदर है तो उस केस के अंदर ओपीसी को आपने 10 डेज तक प्रोटेक्ट करना है। उसके बाद जो है आपके ब्लेंडेड सीमेंट प्रोडक्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट जो है वो 15 डेज तक आपने क्यूरिंग प्रोवाइड करनी है। सो दीज आर द सरफेस क्रैकिंग। कंक्रीट के अंदर सरफेस के ऊपर क्रैकिंग्स अपीयर्स होती हैं। किस तरह से कि क्रैक्स कंक्रीट के सरफेस अगर आपने प्रॉपर क्यूरिंग प्रोवाइड नहीं की तो कंक्रीट का सरफेस जो है वो एक जिस तरह से मट्टी की लेयर है, मट्टी एक विस्कस मटेरियल्स है, अगर आपका वाटर जो है टॉप सरफेस से क्विकली एवापोरेट कर जाता है तो सडनली वहाँ पे एक छोटे छोटे आपको माइन्यूट क्रैक्स नजर आती हैं। तो यहाँ पे कंक्रीट के अंदर भी वही मैकेनिज्म डेवलप होता है अगर आप प्रॉपर क्यूरिंग एंड इनएडिक्वेट क्यूरिंग अप्लाई करते हैं तो उस केस के अंदर। तो ये था हमारे पास कंक्रीट के डिफरेंट मटेरियल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। अब हम एनवायरनमेंट के हवाले से बात करते हैं कि हाउ द एनवायरनमेंटल फैक्टर्स आर अफेक्टिंग द ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट। किस तरह से एनवायरनमेंटल पैरामीटर्स अफेक्ट करते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं।
Environments normally are classified as physical environments and chemical environments. Physical environments consider physical environment factors के अंदर हमारे पास टेम्परेचर आ जाता है, मॉइस्चर है, अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग है, फ्रीजिंग एंड थाइंग मैकेनिज्म्स हैं। तो ये सारे आपके फिजिकल पैरामीटर्स कहलाते हैं। केमिकल पैरामीटर्स जो है वो आपके पास एसिडियस हैं, गैसियस हैं, अल्कलाइन प्रोडक्ट्स हैं एंड कोरोसिव मटेरियल्स हैं या कोरोसिव रिएक्शंस हैं। तो ये हमारे पास तमाम पैरामीटर्स जो हैं वो एनवायरमेंटल अफेक्ट की वजह से कौन से केमिकल रिएक्शंस डेवलप होती हैं और कौन से फिजिकल पैरामीटर्स हैं जो डायरेक्टली आपके कंक्रीट को अफेक्ट करते हैं। We have physical environmental factors that are attacking the concrete and affecting the durability of the structure. वो कौन से फिजिकल पैरामीटर्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। तो फिजिकल एनवायरमेंटल फैक्टर्स के अंदर सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है टेम्परेचर। Temperature directly significantly affects the heat of hydration of the cement, leads to plastic shrinkage cracks in fresh concrete. Plastic shrinkage cracks यानी hair cracks जो कि पहले within a few first hours जो है वो appear होते हैं। उसके बाद वॉल्यूम चेंजेस हैं एंड क्रैकिंग स्पेशली इन मास कंक्रीटिंग, स्पेलिंग एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ कंक्रीट एट हायर टेम्परेचर्स। अगर मोर देन 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो एज पर स्टैंडर्ड्स, टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे स्पेलिंग ऑफ कंक्रीट की हो सकती है, डिसइंटीग्रेशन भी हो सकती है। वेरिएशन इन एम्बिएंट टेम्परेचर काजेज सेकेंडरी स्ट्रेसेस इन द स्ट्रक्चर्स के सेकेंडरी स्ट्रेसेस भी स्ट्रक्चर के अंदर डेवलप होती हैं। उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है मॉइस्चर। हवा के अंदर नमी वगैरह प्रेजेंट होती है, मॉइस्चर होता है। तो श्रिंकेज ऑन ड्राइंग, कॉन्सिक्वेंट वॉल्यूम चेंज एंड क्रैकिंग वगैरह आपकी ओवरऑल जो है वो मॉइस्चर की चेंजेस की वजह से होती है। अगर ह्यूमिड वेदर है तो श्रिंकेज के चांसेस बहुत कम होते हैं। इंड्यूसेस कोरोजन ऑफ स्टील, के स्टील जो आपका साइड पे पड़ा है कंक्रीट के अंदर लगा हुआ है उसको कोरोड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एक्ट्स एज अ कैरियर ऑफ केमिकल्स, कि अगर हवा के अंदर नमी है तो इट विल वर्क एज अ कैरियर, कि आपकी जो नमी है वो डिफरेंट केमिकल्स वगैरह को कैरी करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, जिसकी वजह से जो है वो डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस भी पॉसिबली डेवलप हो सकते हैं। फ्लोरेसेंस वगैरह भी आ सकती है सरफेस के ऊपर, इवन सीपेजेस एंड लीकेजेस के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके बाद हमारे पास अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग आ जाता है, जिसके अंदर आपका कंक्रीट फॉर एग्जाम्पल बारिशें हो गई, पानी कंक्रीट जो है वो गीला हो जाता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद जो है वो सडन हीट लाइट है, जो सडन सनलाइट की वजह से पानी एवापोरेट हो जाता है। तो अपना वेटिंग एंड ड्राइंग जो है वो कंटिन्यूस एक मैकेनिज्म है जिसकी वजह से आपके सेकेंडरी स्ट्रेसेस स्ट्रक्चर के अंदर डेवलप होते हैं। कोरोजन का रिएक्शन भी फास्ट हो जाता है, केमिकल अटैक्स भी होती हैं। उसके बाद फ्रीजिंग एंड थाइंग है, ये आपका आगे कंप्लीट फ्रीजिंग एंड थाइंग को हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, जो कि आपके कंक्रीट के अंदर कैपिलरीज जो प्रेजेंट हैं, उसी कैपिलरीज के अंदर जो प्रेजेंट वाटर है वो आपका कोल्ड वेदर की वजह से जम जाता है, जिसकी वजह से अंदर वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस होती हैं और क्रैक्स अपीयर होते हैं। उसके बाद हमारे पास केमिकल पैरामीटर्स आ जाते हैं, जिसके अंदर केमिकल एनवायरनमेंट अटैक अफेक्टिंग द ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट, उसको हम डिस्कस करते हैं मजीद डिटेल में कि केमिकल्स जो हैं या केमिकल रिएक्शंस कौन से अपीयर होते हैं मेंबर्स के दौरान या कंक्रीटिंग के दौरान या ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट को जो अफेक्ट करते हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं अभी। So in chemical action when we are dealing with durability, जब हम ड्यूरेबिलिटी की बात करते हैं, केमिकल अटैक which results in volume change, cracking and consequent deterioration of concrete becomes a major cause of concern, कि जब हम ओवरऑल ड्यूरेबिलिटी की बात करते हैं तो केमिकल जो रिएक्शंस हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल अटैक कौन कौन से हो सकते हैं, सच एज सल्फेट अटैक है, अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन है, क्लोराइड आयन अटैक है, कोरोजन है, कार्बोनेशन है, एसिड अटैक है और इफेक्ट ऑन कंक्रीट इन सी वाटर। जब आप सी वाटर वगैरह या समंदर के नज़दीक कहीं कंक्रीटिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ पे भी हमारे पास डिफरेंट जो साल्ट्स प्रेजेंट हैं सी वाटर के अंदर वो एक्टिव हो जाते हैं या एक्टिवेट होकर केमिकल रिएक्शंस डेवलप कराते हैं हमारे कंक्रीट के साथ। So first important thing, we have a sulfate attack. Sulfate attack denotes an increase in the volume of cement paste in concrete or mortar due to chemical action. क्या आप सल्फेट अटैक जो है एक इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सीमेंट पेस्ट, यानी सीमेंट पेस्ट आप जब बढ़ा देते हैं किसी भी मोटर या कंक्रीट के अंदर तो वहाँ पे केमिकली रिएक्शन जो डेवलप होते हैं, प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट एंड सॉल्यूशन कंटेनिंग द सल्फेट्स एंड आल्सो सोडियम, मैग्नीशियम एंड क्लोराइड्स वगैरह। तो वहाँ पे कुछ ऐसे केमिकल्स प्रेजेंट हों ऑलरेडी एग्रीगेट्स के साथ, कोई सल्फेट मटेरियल्स हों, सोडियम हो, मैग्नीशियम हो या क्लोराइड्स वगैरह हो, तो उनके साथ हीट ऑफ हाइड्रेशन के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो रिएक्ट कर लेते हैं। सो इन हार्ड एंड पेस्ट कैल्शियम एल्यूमिनेट हाइड्रेट CaH
can react with the sulfate salt from outside, product of reaction is calcium sulfoaluminate। एक हमारे पास CSH डेवलप होता है कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट, और दूसरा CaH कंपोनेंट डेवलप होते हैं जिनको हम कैल्शियम एल्यूमिनेट हाइड्रेट कहते हैं। तो बाहर से जो एक्सटर्नल केमिकल्स हैं वो जब रिएक्ट करते हैं हमारे मटेरियल्स के साथ सल्फेट्स वगैरह, तो कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट जो है वो जनरेट होता है, व्हिच कैन कॉज एन इंक्रीज इन वॉल्यूम अप टू 227%। कि ये आपके जो कंपोनेंट्स हैं वो कंक्रीट की वॉल्यूम को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर देते हैं, जिसकी वजह से अराउंड 227% जो है वो इंक्रीज हो जाता है वॉल्यूम। सो रेट ऑफ सल्फेट अटैक इंक्रीजेस विद द सैचुरेटेड सल्फेट सॉल्यूशन। अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट कैन कॉज सीरियस डैमेज टू कंक्रीट विद हाई वाटर सीमेंट रेशियो। So, अगर जो सल्फेट अटैक अपीयर हो जाता है कहीं पे, तो हाउ टू व्हाट आर द मेथड्स टू कंट्रोल द सल्फेट अटैक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मेथड हमें लगता है कि वहाँ पे सल्फेट अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो आप SRC सीमेंट वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। क्वालिटी ऑफ कंक्रीट को इम्प्रूव कर सकते हैं बाय वेल डिजाइंड एंड कम्पैक्टेड डेंस कंक्रीट बना के। उसके बाद जो है एयर इंट्रेनमेंट वगैरह भी आ जाती है आपके पास, इंट्रोड्यूस कराई जा सकती है, यूज़ ऑफ पोजोलैनिक मटेरियल्स वगैरह। उसके बाद हाई प्रेशर स्टीम क्यूरिंग वगैरह भी आप यूज़ कर सकते हैं, एंड यूज़ ऑफ हाई एल्यूमिना सीमेंट कंटेंट भी आप यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन। अल्कली फ्रॉम सीमेंट रिएक्ट्स विद रिएक्टिव सिलिका ऑफ एग्रीगेट्स। अगर एग्रीगेट के साथ कोई डिफरेंट सिलिशियस मटेरियल्स अवेलेबल है, सिलिका है, साल्ट्स वगैरह हैं, टू फॉर्म अल्कली सिलिका जेल ऑफ अनलिमिटेड स्वेलिंग टाइप। और एग्रीगेट के साथ अगर सिलिका प्रेजेंट है तो एक अनलिमिटेड स्वेलिंग टाइप जो है एक मटेरियल जनरेट होता है, जिसकी बाद में जो है हमारे पास द कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ सिलिका जेल एक्सर्ट्स ऑस्मोटिक प्रेशर विद इन द कंक्रीट। वो अंदर से जो है जैसे एक्सपेलिंग होती है, जैसे मटेरियल आपके बढ़ते जा रहे हैं वॉल्यूम के अंदर, तो वहां से अंदर कंक्रीट को वो अपना डल्ज करना शुरू करते हैं। ऑस्मोटिक एक प्रेशर डेवलप होता है पानी की तरह। दिस मैनिफेस्ट्स इनटू क्रैकिंग एंड बल्जिंग ऑफ कंक्रीट। और वो आहिस्ता आहिस्ता कंक्रीट को बल्ज कर देते हैं, ओपन कर देते हैं, या जो है वो फूलना स्टार्ट हो जाता है कंक्रीट। सो अकरेंस इज ड्यू टू हाई अल्कली कंटेंट इन सीमेंट मोर देन 0.6%, reactive silica in aggregate and availability of moisture silica gels and जो है वो अल्कली कंटेंट्स आपस में मिलके ये एक प्रोडक्ट डेवलप कर रहे होते हैं, जिस रिएक्शन को बेसिकली हम अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन कंसीडर करते हैं। अगर ऐसा केस आ जाता है जिसके अंदर आपके पास ऐसे एग्रीगेट यूज करने पड़ रहे हैं जिसके अंदर अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हम वहाँ पे रिमीडियल मेजर्स जो फॉलो करते हैं वो नॉन रिएक्टिव एग्रीगेट्स वगैरह उस जोन के अंदर हम यूज़ करते हैं फ्रॉम अल्टरनेट सोर्सेज। उस सोर्स जिस सोर्स के आप एग्रीगेट पहले से यूज़ कर रहे थे उसको हमने चेंज कर दिया। उसके बाद लो अल्कली सीमेंट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, सीमेंट कंटेंट कंक्रीट के अंदर रिड्यूस कर देते हैं, और पोजोलैनिक मटेरियल स्लैग और सिलिका फ्यूम टाइप अदर मटेरियल्स हम यूज़ करते हैं। उसके बाद कंट्रोल ऑन सर्विस कंडीशन, लिमिटिंग डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ कंक्रीट, कि जो मॉइस्चर प्रेजेंट है, पानी अगर टच कर रहा है कंक्रीट को तो उसको कम से कम मिनिमाइज किया जाए। इस तरह से हमारे पास सल्फेट्स और अल्कलीज थी। इसी तरह से क्लोराइड्स आ जाते हैं। क्लोराइड्स इन कंक्रीट इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ करोजन, स्टील की करोजन जो है वो बढ़ जाती है। हायर क्लोराइड कंटेंट ऑन एक्सपोजर टू वार्म मॉइस्ट कंडीशंस इंक्रीज द रिस्क ऑफ करोजन, ये भी बढ़ जाती है रिस्क ऑफ करोजन भी। टू मिनिमाइज द चांसेस ऑफ करोजन द लेवल ऑफ क्लोराइड्स इन कंक्रीट शुड बी मिनिमाइज्ड। टोटल अमाउंट ऑफ क्लोराइड कंटेंट इन कंक्रीट एट द टाइम ऑफ प्लेसिंग इज सजेस्टेड बाय डिफरेंट स्टैंडर्ड्स की तरफ से जो रेंजेस वगैरह मिली हुई हैं उनको हमने फॉलो करना है। उसके बाद हमारे पास है मेथड्स टू कंट्रोल क्लोराइड्स, कि हम क्लोराइड्स को किस तरह से कंट्रोल करते हैं। क्लोराइड्स इन सीमेंट टू बी लेस देन 0.1% मैक्सिमम, एंड जो है और 0.05%, 0.05% हम अलो करते हैं ओनली इन द केस ऑफ प्रीस्ट्रेसिंग। कि प्रीस्ट्रेसिंग के अंदर जो आपके लॉसेस हैं वो कोरोजन का एक छोटा सा जो डॉट है वो ओवरऑल उसकी परफॉर्मेंस जो है प्री स्ट्रेसिंग की उसको अफेक्ट करता है। तो इस वजह से हमने वहाँ पे लिमिटेशंस है हमारे पास। क्लोराइड्स इन वाटर टू बी लेस देन 2000 मिलीग्राम पर लीटर फॉर प्री जो है वो प्लेन कंक्रीट, एंड जो हमारे पास 500 तक हैं वो रीइंफोर्स कंक्रीट के लिए अलोएबल हैं। क्लोराइड्स इन एग्रीगेट्स आर जनरली नॉट इनकाउंटर्ड, बट इनकाउंटर्ड एग्रीगेट्स के क्लोराइड्स जो है वो हम नॉर्मली कंसीडर नहीं करते। इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू वॉश एंड वॉश सैंड containing salt more than 3%. Chloride traces are also found in chemical admixtures. Chloride free admixture should be generally preferred. कि जो सैंड्स हैं, मटेरियल्स हैं, एग्रीगेट जो हमने यूज़ किए, क्लोराइड्स जो आपके एडमिक्सचर्स के अंदर हैं, तमाम चीज़ें आपकी एक अवेलेबल रेंजेस या लिमिट्स के अंदर होनी चाहिए। अदरवाइज जो है वो आपका ये एक डेंजरस टाइप जो है वो फेल्यूर अपीयर कराते हैं।
उसके बाद है कोरोजन। अब कोरोजन बेसिकली एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है जिसके अंदर एक मैकेनिज्म डेवलप होता है, क्योंकि स्टील की बार जो है वो एक एंड उसका इलेक्ट्रोड एज अ कैथोड के तौर पे एक्ट कर रहा होता है, एक एज एन एनोड के तौर पे एक्ट करता है। और पानी जो है वो एक इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल है जिसके ज़रिए से एज अ इलेक्ट्रोलाइट जो है वो वाटर के तौर पे, वाटर जो है इलेक्ट्रोलाइट एक्ट कर रहा होता है। तो एनोड जोन के ऊपर आयरन के जो कंपोनेंट्स हैं वो E2 ई माइनस में और Fe+2 के जो दो कंपोनेंट्स वगैरह बनाते हैं, जिनको हम आयनिक फॉर्म जो है उसको हम स्टील या इलेक्ट्रॉन्स वगैरह जो रिलीज करते हैं उसको हम एनोड एंड के ऊपर कलेक्ट करते हैं। इसी तरह से कैथोड एंड के ऊपर जो रिएक्शन डेवलप होता है उसको हम हाइड्रोक्साइल आयन वगैरह कहते हैं, जिसमें OH आयन्स वगैरह होती हैं। तो अगर OH आयन्स वगैरह आपस में जब ये रिएक्ट करते हैं तो वहाँ पे आपके पास एक आयरन हाइड्रोक्साइड बनती है, जिसको हम एक्चुअली डस्ट या अपना रस्ट या क्रोजन कहते हैं। और अगर कंक्रीट और रीइंफोर्स कंक्रीट के अंदर प्रेजेंट जो स्टील है वो कोरोड हो जाता है तो ओवरऑल आपका जो कंक्रीट कवर है, जो रीइंफोर्समेंट के नीचे वाले जो प्रोटेक्शन लेयर है वो सारी की सारी स्पेल ऑफ हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी एक अनप्लीजेंट लुक होता है, स्ट्रक्चर डिमोलिश होना शुरू हो जाता है, डिटेरियोरेशन ऑफ द स्ट्रक्चर जो है वो स्टार्ट हो जाती है और फाइनली स्ट्रक्चर जो है आपका एक नॉन ड्यूरेबल स्ट्रक्चर जो है वो कंसीडर होता है। इसी तरह से हमारे पास कुछ और भी मेंबर्स हैं जिनके अंदर फॉर एग्जांपल क्रैक्स अपीयर हो जाते हैं ड्यू टू बर्स्टिंग प्रेशर ऑन अकाउंटिंग ऑफ रस्टिंग ऑफ द रीइंफोर्समेंट्स, कि अगर मेंबर के अंदर प्रेजेंट रीइंफोर्समेंट है वहाँ पे वो टोटली रस्ट हो जाती है, अपीयर हो जाती है, कोरोड हो जाती है मेंबर्स, तो वो इतना प्रेशर जनरेट करते हैं कि बाहर का जो कंक्रीट है वो आहिस्ता आहिस्ता होता होता एक स्पेल ऑफ हो जाता है और टूट जाता है। सो मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग करोजन, उसके अंदर हमारे पास है लिमिट द क्लोराइड्स इन वाटर, सीमेंट, सुपरप्लास्टिसाइजर्स etc टू द एक्सेप्टेबल लेवल्स, कि जो आपने पानी यूज़ किया है उस पानी के अंदर जो क्लोराइड्स का कंटेंट है या सीमेंट के अंदर है, प्लास्टिसाइजर सुपर प्लास्टिसाइजर्स के अंदर है, उनको एक एक्सेप्टेबल रेंज के अंदर लाना होगा। उसके बाद प्रोवाइड प्रॉपर कवर एज पर ISI, एज पर IS ACI गाइडलाइंस, जो हमारे पास कोर्ट्स की तरफ से लिमिटेशंस हैं। कवर ब्लॉक्स आल्सो नीड टू बी ऑफ गुड क्वालिटी, कि जो आपने कवर प्रोवाइड किया है या कंक्रीट के जो ब्लॉक्स वगैरह हम लगाते हैं वो भी एक प्रॉपर जो है एज पर स्टैंडर्ड या गुड क्वालिटी मटेरियल्स के होने चाहिए। उसके बाद कंक्रीट शुड बी प्रॉपर्ली कॉम्पैक्टेड, कि जो आपने कंक्रीट लगाई है या यूज़ की है वो प्रॉपर्ली कॉम्पैक्ट होनी चाहिए। उसके बाद डेंस मटेरियल या इम्परमिएबल वाटरप्रूफ कंक्रीट होनी चाहिए, है प्रोटेक्टिव कोटिंग्स वेयरेबल सुटेबल। उसके बाद इंश्योर प्रॉपर एंड टाइमली मेंटेनेंस ऑफ द स्ट्रक्चर, अगर आपने स्ट्रक्चर सिर्फ बना दिया उसके बाद उसको हमने रिलीज कर दिया, छोड़ दिया, यूज़ कर रहे हैं, प्रॉपर मेंटेनेंस वगैरह हमने प्रोवाइड नहीं की, तो वहाँ पे भी आपके जो जो गैप्स वगैरह आपको नज़र आ रहे हैं स्ट्रक्चर के अंदर उनकी प्रॉपर जो है फिलिंग वगैरह हो जानी चाहिए, ताकि जो ह्यूमिड वेदर है या वाटर जो प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर के अंदर विद डिफरेंट केमिकल्स वो एब्जॉर्ब हो जाता है स्ट्रक्चर के अंदर, और जिसकी वजह से डिफरेंट रिएक्शंस वगैरह डेवलप होती हैं। सो आफ्टर दैट वी हैव कार्बोनेशन ऑफ कंक्रीट। अब कार्बोनेशन का मैकेनिज्म क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा में मौजूद है वो पानी के साथ एक रिएक्शन बना के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कंपोनेंट्स जो डेवलप होते हैं उनके साथ वो कैल्शियम कार्बोनेट्स बनाती है। सो इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर कार्बोनिक एसिड इज फॉर्म व्हिच रिड्यूसेस द अल्कलिनिटी ऑफ कंक्रीट। सो pH वैल्यू ऑफ कंक्रीट वेरीज बिटवीन या reduces from 12.5 to 9, thus destroying the protective layer and exposing the steel to corrosion। कि आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिएक्ट करता है डिफरेंट कंपोनेंट मॉइस्चर के, पानी के कंपोनेंट्स के साथ, उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट्स बनते हैं और ओवरऑल कंक्रीट के अंदर जो pH वैल्यू है वो रिड्यूस हो जाती है। तो इस वजह से कंक्रीट का जो कवर है वो आपका स्पेल ऑफ हो सकता है, स्टील जो है वो आपकी अफेक्ट हो सकती है, प्रॉपर्टीज डैमेज हो सकती हैं। तो rate of carbonation depends upon the relative humidity, grade of concrete, permeability of concrete and depth of cover and time। This picture shows the measurement of depth of carbonation, जिसके अंदर आपको हम solution अप्लाई करते हैं डिफरेंट, और यहाँ पे हमें जो पिंक कलर नज़र आ रहा है ये अनअफेक्टेड जोन है, और जो आपका अदर सरफेस नज़र आ रहा है ये आपका अफेक्टेड जोन है जिसके अंदर कार्बोनेशन प्रोसेस जो है वो अपीयर हुआ है। ये हमारे पास थोड़ी कार्बोनेशन की मज़ीद एक्स्ट्रा डिटेल्स हैं तकरीबन जो ऑलरेडी डिस्कस कर आए थे। एटमॉस्फेयर से जो है वो डिफरेंट गैसेस वगैरह इंटरप्ट होती हैं, कंक्रीट के अंदर एब्जॉर्ब होती हैं विद द मॉइस्चर, और हमारे पास कार्बोनेशन प्रोसेस जो है वो डेवलप होता है। इसकी वजह से पानी का जो pH वैल्यू है वो डायरेक्टली अफेक्ट होता है। कंक्रीट का टोटल pH वैल्यू ओवरऑल अराउंड 12 पॉइंट समथिंग होता है जो कि रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से कार्बोनेशन प्रोसेस डेवलप होती हैं।
उसके बाद हमारे पास है स्टील इन पैसिविटी कंडीशन कि कंक्रीट इज अंडर कंटिन्यूअस अटैक बाय एग्रेसिव एनवायरमेंटल एजेंसीज। एग्रेसिव एनवायरमेंटल एजेंसीज कहने से मकसद कि आपका जो वाटर प्रेजेंट है, आपका जो ह्यूमिड एयर है जिसके अंदर आपके डिफरेंट कंपोनेंट्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं पानी के अंदर, तो उस वजह से कंटिन्यूअसली आपकी कंक्रीट जो है वो अंडर प्रेशर है फ्रॉम द हाईली डेंजरस सब्सटेंसेस। तो गुड कंक्रीट एंड सफिशिएंट कवर इज द आंसर फॉर ड्यूरेबिलिटी, कि अगर आप ड्यूरेबिलिटी को प्रोवाइड करते हैं तो आपने एक प्रॉपर कवर जो है वो प्रोवाइड करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने एक प्रोटेक्शन कवर जो प्रोवाइड किया है, तो अगर इन्वायरमेंट से डिफरेंट केमिकल्स एंड मिक्सचर्स वगैरह जब रिएक्ट करते हैं कंक्रीट के अंदर, तो अगर आपका प्रॉपर कवर है तो यहाँ पे आपके हाफ कवर तक जो है वो मटेरियल जो है वो रिएक्ट करते हैं, अंदर वाली जो लेयर है वो प्रोटेक्ट कर जाती है। अगर आप प्रोटेक्ट कवर प्रोवाइड ही कम करते बहुत, तो उस केस में रिएक्शन जो है वो डेवलप हो सकते थे। उसके बाद हमारे पास एसिड अटैक आ जाता है। एसिड अटैक के अंदर कंक्रीट इज नॉट फुल्ली रेजिस्टेंट टू एसिड्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप एंड कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। oxalic acid and phosphorus acid basically are harmless, and the most vulnerable part of the cement hydroxy, calcium hydroxide और CSH component जो है वो अटैक होते हैं with some types of acids। उसके बाद concrete can be attacked by liquids with pH value less than 6.5। अगर आपका एसिड जो है वो एसिड की पीएच वैल्यू जो है वो बहुत कम है, तो उस केस के अंदर जो है वो रिएक्टिव ज़्यादा होते हैं, बट द अटैक इज सीवियर ओनली एट द पीएच वैल्यू बिलो 5.5। अगर 5.5 से 6.5 के दरमियान है तो सम केसेस में एसिड जो है वो कम रिएक्ट करते हैं, लेकिन 5.5 से कम है तो वहाँ पे अटैक जो है वो बहुत ज़्यादा सीवियर होता है। इवन एट द वैल्यू ऑफ पीएच वैल्यू लेस देन 4.5 द अटैक इज considered as a very severe condition। Furthermore, the cement compounds are generally broken down and leached away, के कंपोनेंट जो है वो लीचिंग प्रोसेस के जरिए ब्रेक हो जाते हैं, कंपोनेंट्स टूट जाते हैं। इफ एसिड्स आर एबल टू रीच द reinforcing steel through cracks, corrosion can occur leading to a further cracking। तो आपकी जो एसिड्स वगैरह हैं, कोई भी सब्सटेंसेस हैं, वो reinforcement तक पहुंचते हैं तो वो कंडीशन और ज़्यादा सीवियर हो जाती है। हमने देखा कि डिफरेंट जो केमिकल एडमिक्सचर्स हैं, केमिकल्स हैं, एनवायरमेंटल वेदरिंग एजेंट्स हैं, वो हमारे कंक्रीट के ऊपर डायरेक्टली अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो हम रिइंफोर्समेंट को प्रोटेक्शन लेयर या कवर प्रोवाइड करते हैं उस हवाले से हम डिस्कस करते हैं मजीद। सो वी हैव कवर टू रिइंफोर्समेंट। अगर एक्सपोजर कंडीशंस टू द एनवायरनमेंट माइल्ड हैं तो मिनिमम कवर आप 20 मिलीमीटर प्रोवाइड कर सकते हैं, अगर मॉडरेट हैं तो 30, सीवियर है तो 45, वेरी सीवियर 50 एंड एक्सट्रीम वेदरिंग कंडीशंस के अंदर हम 75 मिलीमीटर तक कवर प्रोवाइड करते हैं। So for main reinforcement up to 12 millimeter dia, for mild exposure the nominal cover may be reduced by 5 millimeter। आप 5 millimeter से reduce भी कर सकते हैं, unless specified otherwise actual concrete cover should not be deviated from the required nominal cover plus minus plus 10% or 0 millimeter plus 10 millimeter or 0 millimeter। उसके बाद हमारे पास है इफेक्ट ऑफ अदर मटेरियल्स के। अगर ड्यूरेबिलिटी फैक्टर को हम कंसीडर करें तो मिनरल ऑयल्स भी आपके इफेक्ट करते हैं ड्यूरेबिलिटी को। ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, वेजिटेबल एंड एनिमल्स ऑयल्स हैं, फीड्स वगैरह हैं। जैसे आपने अक्सर नोट किया होगा, रोड्स वगैरह हैं, उन पर रात को नाइट को कोई एनिमल्स वगैरह सामने आ जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, उनका ब्लड वगैरह गिरता है, तो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता डिटेरियोरेट कर रही होती हैं मेंबर्स को। शुगर्स हैं और सीवेज एक्सीडेंट्स हैं, कोई सीवरेज वगैरह के पाइप्स हैं, वहाँ से लीकेज वगैरह अगर होती है, तो ये भी चीज़ें ओवरऑल परफॉर्मेंस को, ओवरऑल जो हमारे स्ट्रक्चर है उनकी ड्यूरेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। उसके बाद हमारे पास फायर रेजिस्टेंस है। तो फायर रेजिस्टेंस नॉट ओनली डिपेंडेंट अपॉन द टाइप ऑफ कंक्रीट बट आल्सो डिपेंड ऑन द थिकनेस ऑफ द कवर टू रिइंफोर्समेंट। क्या आपकी फायर है, अगर खुदा न खास्ता किसी स्ट्रक्चर के अंदर कोई आग वगैरह लग जाती है, तो उस केस के अंदर जो आपके कंक्रीट कवर है वो प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं अंदर वाले स्टील को। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज नॉट टू मच is not much up to the temperature about 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के। आपको कंक्रीट का जो टेम्परेचर है, स्ट्रेंथ आपकी अफेक्ट होती है जब 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर वहाँ तक पहुँचता है। अगर उसके अंदर अंदर ही टेम्परेचर है तो इतनी खास स्ट्रेंथ जो है वो कंक्रीट की अफेक्ट नहीं होती। उसके बाद हमारे पास हैं इश्यूज फॉर कंक्रीट इन एग्रेसिव एनवायरनमेंट। कंटामिनेंट्स एंड सॉइल वाटर लाइक सल्फेट्स, क्लोराइड्स, एफ्लुएंट्स etc हाईली अफेक्ट द ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट। उसके बाद हमारे पास लिमिटेशन जो है वह SRC सीमेंट वगैरह यूज़ किया जाए उन रीजन्स के अंदर। उसके बाद आपके पास हैवी रिडक्शन है इन द हेडरूम और स्पेस ड्यू टू द लार्ज डेप्थ्स ऑफ द बीम, limitation of OPEC leading to the weak micropore structure,
उसके बाद लार्ज डायमेंशंस ऑफ कॉलम्स इन पर्टिकुलर लीड्स टू स्पेस कॉन्स्ट्रेंट्स। तो ये समहाउ कंडीशंस और गाइडलाइंस हैं कि अगर आपके पास कॉलम्स हैं लार्जर साइज में तो आपको लार्जर एरिया रिक्वायर्ड होता है, बीम आपके डीपर हैं, एसआरसी सीमेंट अवेलेबल नहीं है, क्लोराइड्स वगैरह, तो वहाँ पे लिमिटेशन आ जाती हैं, या ओपीसी है नॉर्मली ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जो कि वीक पोर स्ट्रक्चर देता है। तो हर कॉन्स्टेंट्स के अंदर, लिमिटेशंस के अंदर हमें एक प्रॉपर तरीके से जो है वो डील करना है और कंक्रीट की जो ड्यूरेबिलिटी है उसको मेंटेन रखने के लिए। सो नाउ वी हैव अ कंस्ट्रक्शन प्रोसेस एनालिसिस। उसके अंदर हम सबसे पहले इमेजिन करते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो किस तरह से चलता है। कंक्रीट के अंदर जो ड्यूरेबिलिटी है वो भी एग्जैक्टली इसी तरह से व्हाट वी थिंक इट इज़ एंड व्हाट इट शुड बी एंड व्हाट इट रियली एक्चुअली इज़ एंड व्हाट इट कुड बी। तो ये हमारे पास कंडीशंस होती हैं कि हम एक प्रॉपर तरीके से किस तरह से चीज़ों को अप्लाई करते हैं ड्यूरेबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए। हमें चीज़ें नज़र एक तरह से आ रही होती हैं, ओवरऑल उनका बिहेवियर जो है वो डिफरेंट होता है, इस वजह से ओवरऑल परफॉर्मेंस भी अफेक्ट हो जाती है। So now we have 5 gaps in service quality. Number 1 is the consumer expectations and management perception. उसके बाद second is the management perception to the service quality specification. उसके बाद हमारे पास है service delivery and then we have a perceived service. उसके बाद हमारे पास है consumers expectations कि reality जो आपकी चीज़ें हैं, different जो products available हैं उनको हम जब utilize करते हैं तो एक overall expectations क्या हैं, मैनेजमेंट हमारी क्या है, उसके बाद डिलीवरी किस तरह से हम प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद एक परसीव्ड सर्विस हमें क्या अचीव होती है एंड देन वी हैव अ कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन। सो सब वाले हमें एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चीज़ें मिल रही होती हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।